बच्चों, अब मैं तुम्हें फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन एनसीईआरटी में से वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी। देखो, आपका एनसीईआरटी में से जब एक बार पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है और तैयार हो जाता है, उसके बाद अगर आप पीछे के एक्सरसाइजेस के पूरे क्वेश्चंस पूरी ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट कर लेते हो, तो हैव कॉन्फिडेंस इन यू कि आप दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पार कर लोगे, है ना। क्योंकि यही बुक्स हैं जो आपको एनसीईआरटी की बुक्स ही आपको प्रिस्क्राइब की गई है ना, मतलब आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इनको अच्छे से तैयार कर लो। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की और तरह तरह की बुक्स के पीछे भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ना कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की टेंशन लेने की ज़रूरत है। आप सिर्फ अपना काम करो, क्या कि एनसीईआरटी अच्छे से, मतलब कोई भी लाइन आपको ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो समझ में ना आई हो। आप पूरे एनसीईआरटी तैयार कर लो और हैव कॉन्फिडेंस। आप कहीं दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम बहुत आसानी से पास कर लोगे। तो मैं आपको समझाती हूँ एक एक शब्द इस बुक में क्या लिखा है। मोशन इन अ प्लेन, इंट्रोडक्शन। In the last chapter, we developed the concepts of position, displacement, velocity, and acceleration that are needed to describe the motion of an object along a straight line. है ना, स्ट्रेट लाइन में मोशन आप अच्छे से पढ़ चुके हो। वी फाउंड दैट द डायरेक्शनल आस्पेक्ट ऑफ दीज क्वांटिटीज कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय आइदर प्लस साइन और नेगेटिव साइन। उसी से आपको पता लग जाता था। एज इन वन डायमेंशन ओनली टू डायरेक्शंस आर पॉसिबल। ओके, बट इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टू डायमेंशन या फिर एक प्लेन में, वही हम पढ़ रहे हैं ना, टू डायमेंशन में मोशन किस तरह से होता है। जैसे कि एक पूरे प्लेन में एक्स वाई डायरेक्शन में अगर कोई मोशन हो रहा है तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। और थ्री डायमेंशन एक स्पेस में वी नीड टू यूज वेक्टर्स टू डिस्क्राइब द अबाउ मेंशन्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, देयरफॉर इट इज फर्स्ट नेसेसरी टू लर्न अबाउट द लैंग्वेज ऑफ वेक्टर्स। व्हाट इज अ वेक्टर, हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई वेक्टर्स, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। वी शैल लर्न दिस to enable us to use vectors for defining velocity and acceleration in a plane. वी देन डिस्कस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन। अब आपको बताया जाएगा कि आखिर एक प्लेन में मोशन होता क्या है। एज अ सिंपल केस ऑफ मोशन इन अ प्लेन वी शैल डिस्कस मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन एंड ट्रीट इट डिटेल द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कैसा मोशन है, मोशन इन अ प्लेन। सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो अ मोशन इन अ प्लेन, है ना। सर्कुलर मोशन एक प्लेन में ही होता है ना। Circular motion is a familiar class of motion that has a special significance in daily life situations. We shall discuss uniform circular motion in some detail. इसीलिए इस चैप्टर में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन भी समझाया गया है और सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी, क्योंकि ये दोनों मोशन भी किस में होते हैं, मोशन इन अ प्लेन। और आप डे टू डे लाइफ में कौन से मोशन देखते हैं एक प्लेन में। आप बिलियर्ड्स खेलते हैं तो आपने देखा होगा, कैरम बोर्ड खेलते हो तो उसमें जो गोटियां हैं कैरम बोर्ड में या जो बॉल्स हैं बिलियर्ड्स में, वो कैसे मूव करती हैं, एक प्लेन में मूव करती हैं। एक्स डायरेक्शन के अलोंग भी कर रही हैं और वाई डायरेक्शन के अलोंग भी कर रही हैं। तो इन ऐसे मोशन को बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन, जिसमें दो डायरेक्शंस होती हैं। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, सबसे पहले आपको समझाया जाएगा कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं। इन फिजिक्स वी कैन क्लासिफाई क्वांटिटीज as scalars or vectors. Basically, the difference is that a direction is associated with a vector, but not with a scalar. A scalar quantity is a quantity with magnitude only. It is specified completely by a single number along with the proper unit. Examples are the distance between 2 points, mass of an object, the temperature of a body and the time at which a certain event happened. इसमें किसी डायरेक्शन की जरूरत होती है इन चारों क्वांटिटीज में। डिस्टेंस बताने के लिए, मास बताने के लिए, टेम्परेचर बताने के लिए, टाइम बताने के लिए नहीं होती ना। सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। 5 बजे हैं, टेम्परेचर 37.5 डिग्री है, या 1 किलोग्राम है, या डिस्टेंस 45 किलोमीटर्स है, डायरेक्शन तो नहीं जरूरत है। तो ये सब क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। द रूल्स फॉर कंबाइनिंग स्केलर्स आर द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा, है ना। इन स्केलर्स क्वांटिटीज को हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा से कंबाइन कर सकते हैं। स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड
just as ordinary numbers. For example, if the length and breadth of a rectangle are 1 meter and 0.5 meter respectively, then its perimeter is the sum of the length of the four sides. 1 meter plus 0.5 meter is plus 1 meter plus 0.5 meter is equal to 3 meter. The length of each side is a scalar and perimeter is also a scalar. Take another example. The maximum and minimum temperature on a particular day are 35.6 degrees Celsius and 24.2 degrees Celsius respectively. Then then the difference between the two temperature is 11.4 degrees Celsius. Similarly, if a uniform solid cube of aluminum of side 10 centimeter has a mass of 2.7 kg, then its volume is 10 raised to the power minus 3 meter cube, which is also a scalar, and density 2.7 into 10 raised to the power 3 kg meter per kg per meter cube, विच इज ऑल्सो स्केलर. तो देखा आपने, स्केलर तो बहुत ईजी है, बिल्कुल एल्जेब्रा सम की तरह ऑर्डिनरी, हम उनको मल्टीप्लाई, डिवाइड और ऐड, सब्ट्रैक्ट सब कर सकते हैं. लेकिन अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन एंड ओबेज द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. ये एक एडिशनल क्वालिटी है वेक्टर्स की, आपकी भाई इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो है ही, उसके साथ साथ ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो ओबे करता है, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को भी, या जितने भी एल्जेब्रिक लॉ हैं वेक्टर्स के लिए बने हुए, उन सबको ये ओबे करते हैं वेक्टर्स. अभी आपको बताते हैं. सो अ वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड बाय अ नंबर एंड इट्स डायरेक्शन. Some physical quantities that are represented by vectors are displacement, velocity, acceleration and force. इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है. To represent a vector, we use a bold-face type in this book. Thus, a velocity vector can be represented by a symbol bold letter में V. Since bold-face is difficult to produce than written by hand, a vector is often represented by a arrow placed over a letter. Say V के ऊपर आप एक arrow बना दो. Thus, both V bold letters में और V जिसमें ऊपर एरो बना हुआ है, ये सब वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑफन कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू. इसके मैग्नीट्यूड को एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का. Thus a vector is represented by boldface. एग्जाम्पल आर, देख लो बोल्डफेस कैसे हैं, और रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड जो है वो लाइट फेस से रिप्रेजेंट किया गया है. अब सबसे पहले है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स. To describe the position of an object moving in a plane, we need to choose a convenient point, say origin O. Let P and P dash be the position of the object at time t and t dash respectively. We join P and O by a straight line. Then OP is the position vector of the object at time t. An arrow is marked at the head of this line. It is represented by a symbol R, and that is OP is equal to R. Point P dash is represented by another position vector, OP dash, denoted by R dash. The length of the vector represent the magnitude of the vector, है ना, and its direction is the direction in which P lies as seen from O. If the object moves from P to P dash, the vector PP dash with tail at P and tip at P dash. क्यों ऐसा? क्योंकि उसकी डायरेक्शन P से P dash की तरफ है. इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. समझ में आया बच्चों? करस्पॉन्डिंग टू मोशन फ्रॉम पॉइंट P टू P dash. ओके, देखो इस डायग्राम को देखो, इसमें R क्या है? पोजिशन वेक्टर, और कहाँ से? O से P का, P तक की डिस्टेंस क्या है? ये पोजिशन वेक्टर. और R डैश क्या है? OP डैश इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ OP डैश. और P से P डैश तक की डायरेक्शन क्या बता रही है आपको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P टू P डैश. It is important to note that displacement vector is a straight line joining the initial and the final position and does not depend on the actual path undertaken by the object between the two positions. For example, figure 4.1b, B में देखो, given the initial and the final position as P and PQ,
इनिशियल पोजीशन क्या है p और फाइनल पोजीशन क्या है q, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द सेम पी क्यू। ठीक है, चाहे आप उसको कितने भी पाथ ले जाओ, कितनी भी जर्नी करा दो उस पार्टिकल को, जब वो पी से क्यू गया है तो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। सेज पी ए बी सी क्यू, पी ए बी सी क्यू, हाँ वहाँ से घुमा के ले जाओ, पी डी क्यू, पी डी क्यू से घुमा के ले जाओ, पी बी ई एफ क्यू। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस और इक्वल टू द पाथ लेंथ एंड पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है डिस्प्लेसमेंट का, या तो कम होता है या बराबर होता है किसके, पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। पाथ लेंथ के या तो बराबर होगा या उससे हमेशा छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट। दिस फैक्ट वॉज एम्फेसाइज्ड इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो व्हाइल डिस्कसिंग मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये फैक्ट आप जानते भी हो वैसे भी। इक्वालिटी ऑफ वैक्टर्स, two vectors A and B are said to be equal if and only if they have the same magnitude and the same direction। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। फिगर में देखो आप, इट शोज टू इक्वल वेक्टर A and B। We can easily check their equality। Shift B parallel to itself until its tail Q coincide with that of A, that is A coincides with O। Then since their tips S and P also coincide, the two vectors are said to be equal। In general, equality is indicated as A is equal to B। Note that in equation 4.2b, vectors A dash and B dash have the same magnitude but they are not equal because they have different directions। Even if we shift B dash parallel to itself so that its tail Q dash coincide with the tail O dash of A dash, the same tip S dash of B dash does not coincide with the tip P dash of A dash। ठीक है, समझ में आया कि A dash और B डैश इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद इनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो इक्वल वेक्टर्स शुड हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एज वेल इक्वल डायरेक्शन, जैसा कि ए और बी वेक्टर में है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर ए विद अ पॉजिटिव नंबर लैम्डा gives a vector whose magnitude is changed by the vector but the डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ ए। समझ में आया, अगर आपने किसी वेक्टर को ए को किसी पॉजिटिव नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आने वाले जो क्वांटिटी है वो भी वेक्टर होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड अब उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन सेम ही रहेगी, है ना। लैम्डा ए का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड, लेकिन जो है लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव नंबर है। For example, if A is multiplied by 2, the resultant vector 2A is in the same direction as A and has a magnitude twice of A as shown in figure 4.3a। देखो 4.3a में A जो है एक वेक्टर है, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डबल हो गया, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। Multiplying a vector A by a negative number minus lambda gives another vector whose direction is opposite to the direction of A and whose magnitude is lambda time A। ठीक है, समझ में आया। देखो B पिक्चर को देखो, जो A डैश है उसकी एक डायरेक्शन है और उसका बिल्कुल ऑपोजिट वेक्टर है, वो है माइनस A। क्यों हुआ ये, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया किसी नेगेटिव नंबर से तो उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी। क्यों हो गई, क्योंकि आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसको। मल्टीप्लाइंग अ गिवन वेक्टर ए बाय नेगेटिव नंबर सेज -1 एंड -1.5 गिव्स वेक्टर एज शोन। देखो माइनस ए का मैग्नीट्यूड बिल्कुल ए के बराबर है, क्यों, क्योंकि उसको आपने मल्टीप्लाई किया -1 से, और दूसरा -1.5 ए जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी बदल गया है, बढ़ गया है 1.5 गुना, है ना, 1.5 से मल्टीप्लाई किया ना नेगेटिव, इसलिए। ठीक है, तो द फैक्टर लैम्डा बाय विच वेक्टर ए is multiplied could be a scalar having its own physical dimension, then the dimension of lambda a is the product of dimension of lambda and a। For example, if we multiply constant velocity vector by a duration of time we get a displacement vector। ठीक है,
क्या बोला इन्होंने कि आप वेक्टर जो फैक्टर है लैम्डा जिससे कि आप ए को मल्टीप्लाई कर रहे हो वो एक स्केलर हो सकता है हैविंग इट्स ओन फिजिकल डायमेंशन, जैसे कि डायमेंशन लैम्डा ए इज द प्रोडक्ट ऑफ किस किस का प्रोडक्ट है ये लैम्डा का और ए का। जैसे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर को किससे बाय ड्यूरेशन ऑफ टाइम से, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ग्राफिकल मेथड, एक एनालिटिकल मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड होता है इनको एडिशन करने का वेक्टर्स को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। एज मेंशन इन सेक्शन 4.2 वेक्टर्स बाय डेफिनेशन ओबे द ट्रायंगल लॉ और इक्विवेलेंटली द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। We shall now describe this law of addition using the graphical method. Let us consider two vectors A and B that lie in a plane as shown in figure 4.4a. The lengths of the line segments represents these vectors are proportional to the magnitude of the vectors. To find the sum A plus B, we place vector B so that its tail is at the head of the vector. ये रूल आपको फॉलो करना है एडिशन करने के लिए। जब आप ट्राइंगल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक वेक्टर की टेल पे दूसरे वेक्टर का हेड रख के उसको ऐड करना है। ठीक है, तो एज इन फिगर 4.4b को देखो आप, एक वेक्टर की टेल पे दूसरे वेक्टर का हेड रखा है। दिस लाइन ओ क्यू ये रिप्रेजेंट करती है एक वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर है, दैट इज अ सम ऑफ द वेक्टर्स आर ए एंड बी। ये वेक्टर अलजेब्रा चल रही है बच्चों, देखो किस तरह से a प्लस बी इज इक्वल टू आर, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, एक वेक्टर की टेल से आपने दूसरे वेक्टर की हेड रखी और जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर है वो देखो कहाँ से, टेल से हेड की तरफ है ना, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू a प्लस बी, that is the sum of the vector a and b. Since in this procedure of vector addition vectors are, अच्छे से डायग्राम देखो, एक दो डायग्राम और दिए हैं इसमें, इन्होंने क्या किया है देखो, दूसरे सी में देखो क्या किया है, इन्होंने बिल्कुल उसको शिफ्ट कर दिया है, पैरेलल शिफ्ट है ना, डायरेक्शन सेम ही है, ए की डायरेक्शन सेम है, बी की डायरेक्शन सेम है, तो और ऐड भी बिल्कुल वैसे ही किया है, हेड से टेल की तरफ है ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर सेम है। ये क्या शो करता है कि इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब आर जो है इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब जैसे आप सिंपल मैथमेटिक्स में करते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो वेक्टर्स के एडिशन में भी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये जो डी डायग्राम है इसमें क्या दिखाया है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाई है वेक्टर्स की, देखो कैसे, ए प्लस बी आपने बंद कर दिया उसको ब्रैकेट में, प्लस सी इज इक्वल टू ए को बाहर ले लो, प्लस बी और सी को आपने एसोसिएट कर दिया। ये दोनों की वैल्यू जो है वेक्टर जो है सेम ही है, देखिए सेम है, डायग्राम समझो डी वाला 4.4d, क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज दिखा रहा है आपको वेक्टर्स की, इलस्ट्रेटिंग द एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बिल्कुल ये फॉलो करते हैं एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ दोनों को भी, वेक्टर एडिशन बना के देखो सेम हो रहा है, बी प्लस सी रिजल्टेंट वेक्टर, ए प्लस बी प्लस सी रिजल्टेंट वेक्टर, तीन वेक्टर्स को जोड़ा है आपने हेड से टेल की तरफ है ना, ए वेक्टर फिर बी वेक्टर और फिर सी वेक्टर, एक और वेक्टर जोड़ दिया, और ये मिलके तीनों मिलके आपको एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं इन द वेक्टर एडिशन। अब है arranged head to tail. This graphical method is called head to tail method. The two vectors and their resultant form three sides of a triangle. So this method is also known as a triangle method of vector addition. If we find the resultant of b plus a, that is also same, means vector addition is a commutative property. Okay, a plus b is equal to b plus a. The addition of vectors also obey the associative law as illustrated in figure 4.4d. The result of adding vectors a and b first and then adding vector c is the same as the result of adding b plus c first and then adding vector a. Okay, what is the result of adding two equal and opposite vectors? Consider two vectors a and minus a. ठीक है, 4.3 कौन सा 4.3b, देयर सम इज a प्लस माइनस a, यही हो जाएगा ना सम,
दोनों का, क्योंकि एक माइनस फैक्टर और एक प्लस फैक्टर है। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स आर सेम बट द डायरेक्शन आर ऑपोजिट, द रिजल्टेंट वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड and is represented by zero called a null vector or a zero vector, और मैग्नीट्यूड भी इसका जीरो होगा, इसको नल वेक्टर कहते हैं। कब मिला ये आपको? जब सेम मैग्नीट्यूड वाले ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स को आपने ऐड कर दिया। सिंस ओके, द नल वेक्टर ऑल्सो रिजल्ट व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय द नंबर जीरो। नेचुरली बिल्कुल मैथ्स का ऐसे ही करते हैं आप लोग, किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जीरो मिल जाएगा, तब भी आपको नल वेक्टर मिलता है। ए प्लस जीरो में भी, ए प्लस जीरो में तो आपको ए मिलेगा, लेकिन लैम्डा को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मिलेगा, और जीरो को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको जीरो मिलेगा। What is the physical meaning of a zero vector? Consider the position and displacement vector in a plane. Now suppose that an object which is at P at time t moves to P dash and then comes back to P. Then what is its displacement? Since the initial and the final position coincide, the displacement is a null vector. ठीक है, समझ में आया? P से P dash तक गया, P dash से वापस P पे आ गया, तो कितना हुआ नेट डिस्प्लेसमेंट? नल वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या करना है? देखो बहुत सिंपल है। सब्ट्रैक्शन में भी कैन डिफाइंड इन टर्म ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ही करेंगे सब्ट्रैक्शन करने में भी, लेकिन हम क्या करेंगे? माइनस वेक्टर को ऐड कर देंगे। वी डिफाइन द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। मान लो ए और बी का हमको डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम सम कर देंगे किस किस का? ए और माइनस बी का। तो सेम ही बात है ना, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। ओके, द वेक्टर माइनस बी इज एडेड टू वेक्टर ए टू गेट R2 is equal to a minus b. Thus, the vector r1 is equal to a plus b is also shown in the same figure. For comparison, we can also use the parallelogram method to find the sum of two vectors. अब फटाफट से इन्होंने इसी पैराग्राफ में आपको दूसरा मेथड समझाना शुरू कर दिया। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था ट्रायंगल मेथड, जिसमें आप हेड से टेल को जोड़ रहे थे। अब पैरेललोग्राम मेथड है, उससे भी आप सम निकाल सकते हैं दो वेक्टर्स का। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। To add these vectors, we bring their tails to a common origin. बस ये दोनों में डिफरेंस है, पैरेललोग्राम में और ट्रायंगल मेथड में। ठीक है, पैरेललोग्राम में आप टेल से टेल को करीब लाते हैं ऐड करने के लिए। To add these vector, we bring their tails to a common origin as shown in figure 4.6 A। देखो 4.6 A में A और B की टेल को करीब ले आए आप। ओके, then we draw a line from the head of the A parallel to B। ठीक है, एंड अनदर लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ बी पैरेलल टू ए टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ क्यू एस बी। बना दिया आपने पैरेललोग्राम। 4.6 बी में देखिए, हाँ 4.6 बी में आपको पैरेललोग्राम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है? द रिजल्टेंट वेक्टर आर इज डायरेक्टेड फ्रॉम द कॉमन ओरिजिन ओ अलॉन्ग द डायगोनल ओ एस ऑफ द पैरेललोग्राम इन फिगर 4.6 सी। हाँ, figure 4.6 C, the triangle law is used to obtain the resultant of A and B, and we use that two methods yield the same result. Thus the two methods are equivalent. देखा आपने क्या किया? आपने R की वैल्यू निकाली दोनों मेथड से। C में आपने ट्राइंगल मेथड यूज़ किया, देखो हेड से टेल को जोड़ा है ना, और फिर उनको मिला दिया तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिला। ये ट्रायंगल मेथड है सी में। बी में कौन सा मेथड है? पैरेललोग्राम मेथड है। दोनों में आर की वैल्यू आपको, दोनों मेथड से आपको आर की वैल्यू सेम मिलने वाली है। मतलब दो वेक्टर्स का एडिशन आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, पैरेललोग्राम मेथड से या ट्रायंगल मेथड से। ओके, एक डायग्राम समझाना रह गया आपका, वो मैं समझाती हूँ। ये वाला ये है सब्ट्रैक्शन किस तरह से हो रहा है। 4.5 ए तो आपको समझ में आ गया। बी ए में आपने एक बी वेक्टर देखा और उसका आपने नेगेटिव, उसको ऑपोजिट कर दिया तो माइनस बी हो गया। अब इनको ऐड करना है, तो देखो ए में हम अगर माइनस बी को ऐड करना है तो देखो कैसे ऐड किया है। ठीक है, ए में हमको बी ऐड नहीं करना, तब तो हमें फिर वो ऐड आ जाएगा, एडिशन का रिजल्टेंट आ जाएगा R1। हमको ए में माइनस बी को ऐड करना है ना, और माइनस बी वेक्टर देखो कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाया है बी के। ओके, इनको ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर R2 है दैट इज इक्वल टू A माइनस बी। तो इस तरह से वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन किया जाता है बाय एडिंग मेथड। ओके, एक सम देख लेते हैं 4.1।
Rain is falling vertically with the speed of 35 meter per second, or wind starts blowing after some time with the speed of 12 meter per second in the east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? तो विंड की डायरेक्शन है 12, डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट, और 12 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है। तो हम ऐसा करें कि हम जो रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया आपने, वो तो इस डायरेक्शन में होगा, और जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? किसी भी ट्राइंगल में आप जानते हो ना क्या होती है टेन थीटा की वैल्यू? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर? देखो वी डब्ल्यू है ना, इस पैरेललोग्राम में वी डब्ल्यू इज द परपेंडिकुलर, और वी आर क्या है? बेस। तो डिवाइड कर दो 12/35, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, टेन थीटा इज इक्वल टू 12/35 इज इक्वल टू 0.343, या थीटा की वैल्यू आ जाएगी 10 इनवर्स 0.343 यानी 19 डिग्री। और कैसे हेल्ड करना पड़ेगा उसको? नेचुरली वर्टिकल प्लेन में टूवर्ड्स द ईस्ट, क्योंकि हवा भी जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, कैसे होल्ड करना है आपको बच्चे को भी पता है। ठीक है, अगले टर्म पे पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इस तरह से पूरा चैप्टर एनसीईआरटी में से आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर दूंगी।